विद्यार्थियों से अक्सर सुनने को मिलता है कि हमने पेपर में इतने बड़े बड़े आंसर दिए हैं कि एग्ज़ामिनर कहीं भी मार्क्स कट नहीं कर सकता, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उतने मार्क्स वो गेन नहीं कर पाते जितने की वो उम्मीद करते हैं। तो गलती कहाँ हुई है? जाहिर है कि आंसर की प्रेजेंटेशन में। बिल्कुल, विद्यार्थी की जो आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी होनी चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। हाँ जी, नमस्कार। इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए बात भी टू द पॉइंट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है, इकोनॉमिक एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसकी शुरुआत हमने किससे करनी है? इंट्रोडक्शन से। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा एक बार हमने उसकी इंट्रोडक्शन जरूर देनी है। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि हम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे पता था कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसने दिया, कब दिया, कौन सी बुक में दिया। अगर किसी को जैसे नहीं भी पता होता तो जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम उस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता थी तो वो डिमांड के बारे में लिख सकता है कि डिमांड क्या होती है। उसके बाद आता है मीनिंग। जो भी हमसे पूछा गया है उसके बाद हमने मीनिंग देना है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, इसमें अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पर मैंने जो ये मीनिंग दिया है इसको मैं एक टेक्निकल व्यू भी दे रही हूँ। टेक्निकल कैसे कि मैंने एक तरफ प्राइस ली है और एक तरफ डिमांड ली है, और जो प्राइस को राइज करता हुआ एक एरो ऊपर की तरफ दिखाया है और डिमांड को डिक्रीज़ करता हुआ एक एरो नीचे की तरफ, इसी सेम इसका अपोजिट नीचे किया है और साइड में लिख दिया कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अगर एग्जामिनर इन लाइंस को नहीं भी पढ़ता तो भी उसका जो फोकस है वो कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। और जो भी टॉपिक्स का पेपर चेक करने के लिए एग्जामिनर होगा वो इस चीज़ से समझ जाएगा कि आपने ऊपर क्या लिखा है। एक्चुअल में क्या है कि हमने इस तरीके से टेक्निकल यूज़ करना है लाइंस का कि एग्ज़ामिनर को मीनिंग जो है या जो पॉइंट है वो फाइंड आउट ना करना पड़े, बस अपने आप ही उसको दिख जाए और एग्ज़ामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करे। उसके बाद आती है एजम्पशंस। एजम्पशंस यानी कि मान्यताएं। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोस्टली लॉ ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उसमें एजम्पशंस ज़रूर यूज़ होती हैं। अगर ना भी हो एजम्पशंस किसी क्वेश्चन में तो हम वहाँ पर ये पॉइंट छोड़ सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि जो डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं कुछ, PX है, PR है, YTEN। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इनको मैंने यहाँ पर एलेबोरेट किया है कि DX क्या है, डिमांड फॉर कमोडिटी, PX क्या है, प्राइस फॉर कमोडिटी, PR क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारा मैंने यहाँ पर बताया है। अब हम यहाँ पर आते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो मैंने PRYTEN इनके ऊपर एक साइन यूज़ किया है ऐसे, इसको हम कांस्टेंट साइन कहेंगे। और PX के ऊपर मैंने कोई भी साइन नहीं बनाया है। P किसको शो करता है? प्राइस को, जिस कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं उसकी प्राइस को। तो यहाँ पर ये जो जिन फैक्टर के ऊपर मैंने ये कांस्टेंट साइन लगाया है, एग्जामिनर देखते ही ये जान जाएगा कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और सिर्फ इनमें जो एक फैक्टर है वो वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर यानी कि जिसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? डिमांड के ऊपर। बाकी किसी का भी डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एग्जामिनर को ये इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो इसको सीन करेगा, ये पॉइंट, ये साइन सीन करेगा और उसी से उसको क्लियर हो जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आपको ये चीज़ लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या कांस्टेंट रहता है। आप सीधा साइन लगाइए और साइन से ही ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा आगे, इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम जब तक इकोनॉमिक्स में हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हम इकोनॉमिक्स में मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा
पॉइंट होगा, हेडिंग होगी, वो होगी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कि हमने जो भी हम यहाँ पर लॉ पढ़ रहे हैं उसका हमने डायग्राम बनाकर उसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसके लिए मैं शेड्यूल तैयार करूँगी। एक तरफ मैंने प्राइस ली है, एक तरफ मैंने डिमांड ली है। प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। इसी को शेड्यूल को मैंने एज ए डायग्राम यहाँ पर शो किया है। OX एक्सिस पर डिमांड, OY पर प्राइस और DD क्या है हमारा नेगेटिव डिमांड कर्व। यहाँ से भी हमें शो हो जाएगा, एग्जामिनर को शो हो जाएगा कि नेगेटिव डिमांड कर्व क्या है, जो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, कि जैसे जैसे प्राइस अप होती जाएगी वैसे वैसे जो डिमांड है वो श्रिंक होती जाएगी। उसके बाद 5th पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन में हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे तो ये जो डायग्राम है ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है, फिर भी कुछ ऐसे डायग्राम होंगे जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी एक्सप्लेन के लिए देखें तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि OX एक्सिस पर डिमांड हमने ली है, OY एक्सिस पर प्राइस। इसको लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेगेटिव डिमांड कर्व DD शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये बिल्कुल कम से कम शब्दों में हमने अपनी सारी बात कह दी। उसके बाद आता है कंक्लूजन। किसी भी आंसर का एंड हमें कंक्लूजन के साथ ही करना चाहिए। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, कि हम किस रिजल्ट पर पहुँचे। अब तक हमने शुरू से लेकर जो भी लिखा उसका रिजल्ट क्या निकला, वो हमने क्या सीखा इस आंसर से। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, आंसर का जो भी निचोड़ निकलता है वो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी ये लॉ कहता है उसके बारे में हमने जो भी ऊपर पढ़ा, जो भी रिजल्ट निकला कि यस इन प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो हमने वो कंक्लूजन में लिख दिया। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो एंड हो गया उसका। थैंक यू। ये पॉइंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ मैं दूंगी, तो आप वहाँ से भी इन पॉइंट्स को देख सकते हो। थैंक यू।